नमस्कार स्टूडेंट। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की में अंबेडकर जी के अगले जो विचार हैं, आर्थिक विचार, भारतीय व्यवस्था के संबंध में उन्होंने जो आर्थिक अर्थव्यवस्था के संबंध में जो विचार दिए हैं उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने अंबेडकर जी के जीवन परिचय, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, कैसे पढ़े, कैसे सामाजिक कुरीतियों से उन्होंने लड़ा, उसके बारे में हमने जाने और उसके राजनीतिक और सामाजिक विचार पढ़े। अब पढ़ेंगे हम डॉक्टर अंबेडकर जी की आर्थिक विचार। तो भीमराव अंबेडकर तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग थे। उन्होंने भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सामूहिक कृषि, भू राजस्व, जमींदारी उन्मूलन आदि विषयों पर अपनी आर्थिक विचारधारा की व्याख्या अपने शोध ग्रंथों के अतिरिक्त स्वतंत्रता श्रमिक दल तथा अस्पृश्य जाति संघ तथा भारतीय संविधान एवं बजट पर विचार विमर्श की अवधि में की थी। 1947 में उनके द्वारा प्रस्तुत राज्य समाजवाद की अवधारणा द्वारा उनके आर्थिक विचारों का ज्ञान होता है। अम्बेडकर के आर्थिक विचारों का अगर जाने अम्बेडकर जी के आर्थिक विचारों के संबंध में अगर उसकी जो सोच है उसको जानने की कोशिश करें तो मुख्यतः चार पाँच बात हमें जानने को मिलती हैं। जिसमें सबसे पहली बात यह है कि अम्बेडकर जी औद्योगिकरण के पक्षधर थे। औद्योगिकरण के लिए उन्होंने राज्य समाजवाद की धारणा को उचित बताया। दूसरा, अम्बेडकर जी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के पक्षधर थे। उन्होंने विचार व्यक्त किया था कि जमींदारी प्रथा समाप्त करने के बाद भूमि पर स्वामित्व मालिकों एवं किसानों को नहीं वरन सरकार को होना चाहिए। तीसरा, उनका मानना था कि भारतीय कृषि के लिए अम्बेडकर चकबंदी और कृषि कानूनों को उचित नहीं मानते थे, क्योंकि भारत में भूमिहीन मजदूरों की संख्या अधिक और भारत के लिए केवल सामूहिक खेती ही लाभप्रद हो सकती थी। इसलिए वे सामूहिक कृषि के पक्षधर रहे, या वो मानते थे कि कृषि को सामूहिक उद्योग बनाना चाहिए ताकि जितने भी लोग हमारे यहाँ रहते हैं वो सामूहिक रूप से क्या कर सके, कृषि कार्य को कर सके। या कहा जा सकता है कि सरकार से जितनी भी भूमि है उससे लीज पे ले और लीज पे लेकर क्या करे, कृषि कार्य को संपन्न कराए। उसकी अगली बात थी, चौथी बात अगर माने तो समाज में निर्धन वर्गों की मांगों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आधारभूत उद्योगों को का राष्ट्रीयकरण किया जाए और समस्त कृषि योग्य भूमि को राज्य को अधिकार में लगाया जाए। ऐसे उद्योग जो आधारभूत नहीं हैं लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण हैं, वे भी राज्य के स्वामित्व में होने चाहिए तथा राज्य द्वारा ही उनका संचालन किया जाना चाहिए, उनका मानना था। उसके बाद आता है उनका जो लास्ट विचार है आर्थिक अर्थव्यवस्था के संबंध में। जाति धर्म के भेदभाव के बिना सभी वस्तुओं का वितरण सभी वर्गों के लोगों के लिए न्यायोचित ढंग से किया जाना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसे बेहतर तरीके से संचालित कर सकेंगे। उसके बाद आते हैं जो अम्बेडकर जी और गांधी जी की जो विचारधारा है। अम्बेडकर जी गांधी के संबंध में उनका मानना क्या था। तो गांधी और अम्बेडकर के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और सामाजिक राजनीतिक नीतियों में पर्याप्त भिन्नता थी, लेकिन उनके विचार और कार्यों में एक सीमा तक परस्पर पूरक भी माना जाता है। दोनों नेताओं के उद्देश्य एक सीमा तक समान थे। दोनों राष्ट्रवादी नेता थे। दोनों ने और क्या किया था, दलित उद्धार के पक्ष में काम किया था और सामाजिक न्याय को महत्वपूर्ण मानते थे। मगर कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जिसमें दोनों के बीच अंतर था। जैसे कि देखें, सबसे पहले देखें तो वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों में अंतर। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जबकि अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। गांधी जी की यह मान्यता थी कि छुआछूत वर्ण धर्म से कोई संबंध नहीं रखता। छुआछूत को गांधी जी बाह्य विकृति मानते थे और उनका विचार था कि छुआछूत जैसी विकृति को दूर करने के लिए वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ण व्यवस्था के संबंध में अम्बेडकर जी की विचार गांधी जी से पूर्णतः एकदम अलग थी। वे अस्पृश्यता को वर्ण व्यवस्था का एक परिणाम ही मानते थे। वर्ण व्यवस्था में भेदभाव अंतर्निहित है और इसके अंतर्गत कर्तव्यों और अधिकारों का भेदभावपूर्ण से विभाजन किया गया है। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कुछ शब्दों में उन्होंने गांधी जी के शब्द कुछ महत्वपूर्ण है। यदि डॉक्टर अम्बेडकर वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं तो उसके पक्ष धर्म कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ वर्ण आश्रम हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। ये गांधी जी ने कहा था। दूसरी अगर देखें दोनों के बीच में, तो अस्पृश्यों का पृथक प्रतिनिधित्व का प्रश्न, जैसे भी पहले बताया जा चुका है कि अम्बेडकर ने दलित जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार और दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की।
इसी विचार को अम्बेडकर ने लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में भी रखा। परिणाम 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दलित जातियों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान की गई। तीसरा अगर देखें अम्बेडकर और गांधी जी के विचारों के संबंध में, औद्योगिकरण का प्रश्न। गांधी जी और अम्बेडकर जी औद्योगिकरण के प्रश्न भी परस्पर सहमत नहीं थे। अम्बेडकर औद्योगिकरण को भारत की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानते थे। इसके विपरीत गांधी जी औद्योगिकरण के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वे मानते थे कि कुटीर उद्योग या गांव में रहने वाले जब लोग क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, अपने स्तर पर क्या करेंगे, औद्योगिक व्यवस्था को संचालित करेंगे, तो क्या करेगा, राज्य को बेहतर तरीके से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अछूत वर्ग का प्रश्न। तो अम्बेडकर को गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक शिकायत यही थी कि उन्होंने छुआछूत की समस्या के निराकरण हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अम्बेडकर का कहना है अछूतों का उद्धार आंदोलन गांधी के लिए एक मंच था, न कोई ठोस कार्यक्रम। गांधी जी तथा कांग्रेस ने अछूतों को अपने साथ लेने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि उन्हें राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना था और उनकी मत संख्या में वृद्धि हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अछूतों के लिए उन्होंने कार्यक्रम चलाने का काम किया। और सिर्फ वो कार्यक्रम था, उसके सिवा कांग्रेस और महात्मा गांधी ने किसी दूसरे तरीके काम करने का काम नहीं किया। उसके बाद अगर अगला चीज़ अगर देखें तो हिंदू धर्म व धर्म परिवर्तन का प्रश्न। गांधी और अम्बेडकर दोनों ने धर्म के व्यवहारिक जीवन के महत्वपूर्ण माना। जिस प्रकार से गांधी ने धर्म संसार की नैतिक अनुशासन की व्यवस्था थी, उसी प्रकार अम्बेडकर ने धर्म को नैतिकता का दूसरा नाम माना। गांधी जी ने हिंदू धर्म को अपनी गहरी आस्था प्रकट की। उनका मत था कि हिंदू धर्म स्वतंत्रता व समानता का विरोधी नहीं है, वे अस्पृश्यता को बाहरी विकृति मानते थे। जबकि अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के घोर विरोधी रहे। उनका मत था कि जिस धर्म में मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करना मना है, वह धर्म नहीं माना जा सकता या उस धर्म को माना नहीं जा सकता। इस तरीके से अम्बेडकर जी और गांधीवादी में सभी चीज़ों में क्या है, कुछ चीज़ों में एकमत होने के साथ साथ समाजवाद, अछूतों के समय दोनों ने एक ही हिसाब से उन्होंने सोचने की कोशिश की या बेहतर करने का कार्य किया, मगर फिर भी दोनों के मध्य बहुत सारे अंतर पाई जाती है, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसके बाद अगर अम्बेडकर जी की जो अगर विचारधारा या मार्क्स की विचारधारा से उनका जो प्रभाव अगर देखें, या अम्बेडकर और मार्क्स के संबंध में उसके दोनों के विचारों को देखें, तो अम्बेडकर एक राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के पक्षधर भी रहे हैं। समानता के पक्षधर होने के कारण उसका जो झुकाव है, या उसका जो विचार है, मार्क्सवाद से कुछ मिलती जुलती है। अम्बेडकर मार्क्सिक विचारधारा को समाज में समानता लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन केवल इसी आधार पर वह मार्क्स व अम्बेडकर की तुलना का एकमात्र आधार नहीं माना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर और मार्क्सवादी विचारधारा में मौलिक मतभेद और जिसे कुछ बिंदुओं में देखा जा सकता है। अगर सबसे पहला अगर देखें दोनों में अंतर, तो डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्रता के पक्षधर थे, जबकि मार्क्सवाद की व्यक्ति की स्वतंत्रता की उपेक्षा की गई थी। अम्बेडकर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को श्रेष्ठ प्रणाली मानते थे, जबकि मार्क्सवादी चिंतन इसका विरोध किया गया है। धर्म के प्रश्न पर भी अम्बेडकर और मार्क्सवाद एक मतभेद नहीं है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के लिए धर्म का कोई स्थान नहीं है। मार्क्सवादी धर्म को अफीम का संज्ञा देता है, जो मनुष्य को वास्तविकता से पृथक कर देती है। अम्बेडकर धर्म को मानव जीवन का एक अंग स्वीकार करते हैं, उसे सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, और वे धर्म को ईश्वरवादी नहीं वरन मानवतावादी मानते हैं। उसके अनुसार से धर्म नैतिक का दूसरा ही नाम है। अगर सोच देखें दोनों के संबंध में जो अंतर है, तो डॉक्टर अम्बेडकर हिंसात्मक क्रांति की विश्वास नहीं रखते थे। उनका आस्था प्रजातांत्रिक पद्धति, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने में थी। इसके भिन्न मार्क्सवाद क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते थे। अगर लास्ट अंतर अगर देखें अम्बेडकर और मार्क्स में, तो मार्क्सवाद में अंतर्निहित तानाशाही को अम्बेडकर ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तानाशाही शक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अवरुद्ध कर देती है। मार्क्सवादी व्यक्ति के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था तो करता है, लेकिन उसके अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी जाती है। और मार्क्सवादी ने साम्यवादी नीति के विरोधी के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा है। और अम्बेडकर इसके संबंध में का कहना था, रोटी खाकर जीना मनुष्य का चरम लक्ष्य नहीं है, बल्कि मानव एक विचारशील प्राणी है, और उसको क्या करना, चिंतन प्रदान करना है, विश्व के हर जगह क्या करना, स्पष्ट रूप से स्वतंत्र रूप से अपना विचार प्रस्तुत करना उसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये इस तरीके से क्या कर सकता है, अम्बेडकर और मार्क्स के मध्य क्या किया जा सकता है,
मार्क्स से अम्बेडकर की जो विचार है उसको जाना जा सकता है। इसके बाद अगर हम अम्बेडकर के अगर देश प्रेम के प्रति उसका विचार देखें, अगर राज्य के प्रति विचार देखें, तो अम्बेडकर ने गांधी, कांग्रेस, ब्रिटिश शासन और समाज सुधार विभाजन आदि के संबंध में जो समय समय पर विचार व्यक्त किए, उसके कारण उसकी देशभक्ति को शंका की दृष्टि से हमेशा देखा गया है, जबकि वास्तव में उसकी राष्ट्रभक्ति को शंका दृष्टि से देखना उचित नहीं माना जाता। अम्बेडकर ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण और उसके द्वारा की जा रही स्वार्थपूर्ण हितों की आलोचना की। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में भी ब्रिटिश शासन की कमजोरी को संकेत दिया। अतः यह कहना कि वे ब्रिटिश शासन के समर्थक रहे उचित नहीं है। यदि वे इस्लाम स्वीकार करते तो मुसलमानों की संख्या दोगुनी हो जाती। ईसाई धर्म स्वीकारते तो ब्रिटिश प्रभुत्व सुदृढ़ होता। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि भारत देश में विध्वंसक के रूप में मेरा नाम रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना उसकी देशभक्ति का परिचायक था। उनकी देशभक्ति उनके संविधान सभा में दिए गए भाषणों से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा था, भारत सदियों से बाद स्वाधीन हुआ है और अब इस राज्य की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। शताब्दियों से गुलामी के परिणाम स्वरूप हमने उच्च नीच भेदभाव, आर्थिक विषमता, जाति पाति आदि विकृतियों को उत्पन्न हुई है, पर इन्हें हम किसी विदेशी को हथियार के रूप में प्रयोग करना नहीं देना चाहते हैं। यह हमारा घरेलू मामला है और इसे हम आपस में सुलझाएंगे, और हम जिस राष्ट्र के अंग हैं उसके हित को हमें ठीक प्रकार से पहचानना चाहिए। किसी भी दशा में देशभक्ति और राष्ट्रीयता पर कोई आँच नहीं आना चाहिए। इस प्रकार थे राष्ट्र के संबंध में उसके सोच थे। अगर अम्बेडकर जी के आज वर्तमान समय में, आज वर्तमान परिदृश्य में अगर उसके योगदान को अगर देखें, तो डॉक्टर अम्बेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, एक प्रतिभाशाली पुरुष थे। उन्होंने मानवतावादी के मूल्यों की स्थापना तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे सामाजिक उन्नति, मानव कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। डॉक्टर अगर अम्बेडकर के अगर योगदान को अगर देखें, अगर अम्बेडकर के योगदान को देखें तो सबसे पहला उनका योगदान भारतीय राजनीति में या भारतीय व्यवस्था में दलित उद्धार का था। डॉक्टर अम्बेडकर दुखी, पीड़ित और शोषित मानव समुदाय के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। वे जाति प्रथा, छुआछूत और ऊंच नीच की जो भावना के विरोधी रहे। दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उन्होंने आजीवन प्रयत्न किया कि दलित उत्थान हेतु उन्होंने न केवल स्वयं प्रयत्न किया, वरन दलितों को भी अपनी कमजोरियां दूर करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, दलित को अपनी दास्ता स्वयं मिटानी चाहिए। शिक्षा, संगठन और संघर्ष के लिए इसका मूल मंत्र है। अम्बेडकर का दलित उद्धार संबंधी संकल्प उसके इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि यदि मैं वर्ग की घृणित दास्ता, अमानुषित अन्याय को जिसे वह पीड़ित रहा है, मिटाने में असफल रहा तो स्वयं को गोली मारकर अपने जीवन को अंत कर लूँगा। उसके बाद अगर अगली जो विचार योगदान अगर देखें अम्बेडकर जी की, तो मानवाधिकारों के समर्थक। अम्बेडकर मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक। उन्होंने सभी के लिए मानवाधिकार को महत्वपूर्ण मान। उनका कहना था, स्वराज के लिए अछूतों को यदि मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो उनके लिए स्वराज नहीं होगा। स्वराज में यदि अछूत ही समझे जाते हैं तो स्वराज से क्या लाभ। स्वराज वही है जिस मनुष्य की तरह जी सके। अम्बेडकर ने ऐसी परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना जिसमें मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रहे, और उन्होंने कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान कौन सा अनुच्छेद है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अभाव में संविधान प्रायः शून्य हो जाता है, तो मैं संवैधानिक उपचार के संबंधित में अनुच्छेद के अतिरिक्त किसी अनुच्छेद को अंकित नहीं करूँगा या संकेत नहीं करूँगा कि उसके बिना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकता। उसके बाद अगर उसका अगला योगदान देखें भारतीय राजनीति में, तो राष्ट्रीय अखंडता संबंधी योगदान। तो अम्बेडकर के समय में राष्ट्रीय अखंडता एक महत्वपूर्ण समस्या थी तथा राष्ट्रीय अखंडता की समस्या आज भी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा, आर्थिक विकास, आधुनिक विकास में प्रौद्योगिकी, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप एवं संवैधानिक उद्देश्य के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अम्बेडकर अपने दलित उद्धार संबंधी कार्यों को, संविधान निर्माण में भूमिका, मानवाधिकार संबंधी विचारों के कारण आज भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके बाद अगर उसका अगला योगदान देखें तो समाज सुधारकों और राजनीतिज्ञों के प्रेरणा के स्रोत। अम्बेडकर को समाज सुधारकों एवं राजनीतिज्ञों का प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी माना जाता है। दूसरी ओर उनके विचार राजनीतिज्ञ यह प्रेरणा देते हैं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाएं। भारत में स्वतंत्र प्रजातंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक बुनियादी सामाजिक न्याय पर
खड़ी ना हो। इसके लिए सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को दूर करना आवश्यक है। उसके बाद अगर लास्ट में उसकी अगर योगदान देखें तो भारतीय संविधान में योगदान माना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के निर्माण में योगदान महत्वपूर्ण है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी योग्यता, कुशलता, लगन, निष्ठा को सबको प्रभावित किया। वे दलितों को समस्या को असंवैधानिक ढंग से हल करना चाहते थे। उनका मत था कि देशवासी संविधान के अनुसार से नहीं चलते हैं तो अराजकता फैल जाएगी। और उनका यह विचार संविधान के संशोधन के संदर्भ में प्रासंगिक है, क्योंकि संगठन से महत्वपूर्ण प्रारूप की क्रियान्वित होती है। ये तो उनके विचार है। और लास्ट में अगर देखें तो अम्बेडकर जी का जीवन भारत में समाज सुधार को समर्पित था। उन्होंने जातिवाद एवं अस्पृश्यता निवारण के लिए जीवन भर कार्य किया और भारत की स्वाधीनता के समर्थक थे, किंतु स्वाधीनता के राजनीतिक पक्ष के बजाय सामाजिक पक्षों को सुदृढ़ करने पर जोर देते थे। उनके अनुसार से राजनीतिक स्वतंत्रता से पूर्व सामाजिक सुधार की अपेक्षा की जाती है। वे सामाजिक संरचना में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। संविधान सभा में उनकी भूमिका और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान का प्रारूप निर्माण करने की उनका प्रशंसनीय योगदान रहा। लोकसभा में हिंदू कोड बिल पर उनके विचारों ने उन्होंने दलितों के साथ साथ भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी काम किया और उसे एक मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया। एक संविधान विशेषज्ञ, दार्शनिक, संसदवेत्ता के रूप में उसे सदैव स्मरण किया जाता रहेगा, क्योंकि उन्हें जो इस भारतीय व्यवस्था के लिए उन्होंने जो किया, संभवतः आने वाले कुछ दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लेगा जो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा किए गए कार्यों को दोहरा सके।